अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूं तो वो नेपोटिज्म थोड़ी, वो तो आपका हक है, वो उनका पैसा जिस एक्टर के पर लगाना चाहे वो लगाएंगे। बड़ी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज थी सबके, राजेश खन्ना धर्मेंद्र से अलग, शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन से अलग, विनोद खन्ना अलग, सब अलग थे। अब सब एक ही असेंबली लाइन प्रोडक्शन दिखते हैं, सब बोलते एक जैसा है, एक्टिंग एक जैसा करते हैं। लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती हैं, उनको एक मौका नहीं मिलता। जब मैं बंबई शहर आया, मेरी मुलाकात शशि कपूर जी से हुई। 15 मिनट के बाद उन्होंने मुझे वो फिल्म ऑफर कर दी एज ए हीरो। ये कैसे हुआ, ये अब तक एक मेरे लिए एक हैरत अंगेज बात है। हम लोगों को सड़कों पे ही कपड़े चेंज करने पड़ते थे या किसी के घर जाके दरवाजा नॉक करके, सर थोड़ा चेंज करने दीजिए, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो हमें मुहैया कराई जाती थी। हम लोग बिल्कुल मतलब भगवान भरोसे थे। कॉमेडी जो है फूहड़ता की तरफ चली गई, अश्लील हो गई। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया घर आके आपसे कुछ पूछना, मैंने आइए। लाफ्टर चैलेंज का मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर मैं सेकंड आ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो जब कंपटीशन शुरू हुआ तो उस समय ये और रिजल्ट आए तो उसमें राजू श्रीवास्तव का नाम थर्ड था। वो बहुत मायूस हो गया था बेचारा। आप देखिए, इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है, जो प्रथम आया उसको लोग भूल गए और सिर्फ लोगों को राजू श्रीवास्तव याद है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका काम बोलता है। तो वहाँ क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ, क्या नामों की हेरा फेरी हुई, मुझे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि बहुत काबिल इंसान था, अब बहुत जल्दी दुनिया चला गया। 90s का वो वक्त याद है जब एंटरटेनमेंट रॉ और रियल हुआ करता था। वैसे ही एक सितारे जिनकी आवाज ना आज तक कोई दबा पाया है, ना दबा पाएगा और ना कोई जरूरत कर सकता है। हमारे रेट्रो रिवाइंड के एपिसोड में हमारे साथ द ओजी, द लेजेंड शेखर सुमन सर मौजूद हैं। थैंक यू सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूबसूरती से आपने परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपकी एक जूनियर कह सकती हूँ, या आपकी जो होता है ना आइडियल मान के, जिनको नक्षत्र पे चलते हैं, मैं वही हूँ आपके लिए। बट सर, द वॉइस इज बैक, आप वापस आ रहे हो वही बुलंदी के साथ। सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और आवाज़ को कभी दबने नहीं देना चाहिए, थमने नहीं देना चाहिए, रुकने नहीं देना चाहिए, थकने नहीं देना चाहिए। वो आवाज़ हमेशा थी, एक गूंज की तरह थी, और अब उसने एक फिर से एक स्वरूप जो है वो अपना बना लिया है वापस, जिस तरह से वह आया करती थी उस वक्त। और लोगों ने हमेशा, मैं कहीं जाया करता था, एक ही सवाल, वो शो कब वापस ला रहे हैं, वो शो कब वापस ला रहे हैं। हम देख देख के बड़े हुए, पूरे परिवार देखा करता था, हर रोज़ देखा करते थे, प्लीज़ लाइए, प्लीज़ लाइए, प्लीज़ लाइए। तो वो इतनी ज़बरदस्त उनकी मांग थी और उसको मैं ठुकरा नहीं सकता था। और मैंने कहा कि और मेरी भी इच्छा, मैं शो से बहुत जुड़ा रहा और लोगों से जुड़ा, लोगों से इतना बेपनाह प्यार जो हमें मिला वो शो के ज़रिए मिला, एक पहचान मिली। तो उसको, उस आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल हम लोग करेंगे इसे। और इस बीच पीछे मुड़ के देखा तो कोई 14 साल का वक्त निकल गया था। बिल्कुल सर। और जैसा कि मैंने उस दिन भी शो में कहा कि मेरे अंदर का राम मुझे मेरे अयोध्या वापस लेके आ गया है, तो मुझे ये करना है, उस आवाज़ को और फिर से बुलंद करना है, उस आवाज़ को फिर ऊपर पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। और बड़ा एक खूबसूरत मौका है ये, एक बहुत ऐसे कम मौके आते हैं ज़िंदगी में, और उनमें से एक ये मौका है। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आपने कहा कि वो वनवास था एक तरीके से, बट उस वनवास में क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था ये शो को लाने के लिए? इतना आपने जो विलंब किया, या तो कुछ नया आपने सोच के रखा था, या आपके दिमाग में और चीज़ें थी? हाँ, हम यही सोच रहे थे कि अब जब ये शो आएगा तो इसका स्वरूप क्या होगा, किस तरह से होगा, उससे जुदा कैसे होगा, या उसका एक्सटेंशन होगा, अपडेटेड वर्जन होगा, क्या किस तरह से इसको हम नया बनाएं। लेकिन देखिए, कुछ शो जो होते हैं वो बहुत क्लासिक फॉर्मेट में, तो उनको बदला नहीं जाता है। जिस तरह से अखबार आता है तो अखबार का फ्रंट पेज अभी भी वैसे ही दिखता है जो 50-100 साल पहले दिखता था, वो उसी तरह से अच्छा दिखता है। उसका एक एडिटोरियल होता है, एक स्पोर्ट्स पेज होता है, एक बैक पेज होता है। हमारा शो भी बिल्कुल उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, वो जैसा था लोगों को बहुत पसंद था। एक बातचीत थी लोगों के साथ, एक राजनीतिक सामाजिक टीका टिप्पणी जो हम किया करते थे, जो लोगों को बहुत पसंद। उसमें ख़बरों के ऊपर हमारी क्या सोच है, हमारा क्या स्टैंड है, उस पर हम बोलते थे। बहुत तमाम चीज़ें उसके अंदर होती थी, उसको वैसे ही रखा हमने।
कुछ एक आध नई चीज़ हमने जोड़ी है वक्त के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका एक क्लासिक फॉर्मेट जो है हमने उसी तरह से बरकरार रखा है। वाओ। और ये है कि अब इतना कुछ दिमाग में इतने दिनों से चल रहा था कि जब आएंगे तो पहला एपिसोड किस तरह से होना चाहिए था, हमारा पहला गेस्ट कौन होगा। और ज़माना बदल गया है, ज़माने के साथ ज़माने की भाषा बदल जाती है, ज़बान बदल जाती है, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, मानसिकता बदल जाती है, सोच बदल जाती है, फ़लसफ़ा बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है। इन सब को दिमाग में रखते हुए जब हमने इस शो में पहले कदम रखा जिस दिन, तो हमने कहा पर हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बदला, हम तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, हमारा रवैया तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा है। उसमें थोड़ी परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है, आपकी समझ और बढ़ जाती है, आपकी सोच और पैनी हो जाती है और तीखी हो जाती है। तो वो सब है, तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस बात का बहुत इत्मीनान है और खुशी है कि मैंने ये डिसीजन, ये निर्णय लिया। सर ऑडियंस की ज़्यादा खुशी है, जैसे ऑडियंस का रिस्पांस है उसके लिए तो आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू। सर थोड़ा पीछे जाते हैं, मतलब शुरुआत से शुरू करते हैं आपकी जर्नी को लेके। सर उस समय का क्या दौर था और क्या, अब तो कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा सरलता से हो गई है, या कहते हैं, या उस समय कैसे, क्या दौर था? उस समय देखिए, उस समय तो आलम ये था कि जो लोग यहाँ आते थे तो बम्बई शहर में तो उनको स्टूडियो में पहले घुसने भी नहीं दिया जाता था, डायरेक्टर से उनको पहचान नहीं मिलती थी, वो भटकते रहते थे, सालों मेहनत करने के बाद कोई छोटा सा रोल मिलता था, उसे पहचान मिलती थी, अगर आप थोड़े खुशनसीब हुए तो थोड़ा बेटर रोल मिल जाता था और धीरे बड़ा वक्त लगता था। ये सब मैंने सुन रखा था, लेकिन हैरत की बात ये है, और देखिए किस्मत एक इतनी बड़ी चीज़ होती है कि जब मैं बम्बई शहर आया तो 15 दिनों के अंदर मुझे ये फिल्म मिल गई थी बगैर किसी को जाने। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं नेपोटिज्म की, ये वो, अगर आपकी जान पहचान नहीं है या आपको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको कभी ब्रेक नहीं मिलेगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। आप सोचिए, आई एम डेस्टिनीज चाइल्ड, मैं यहाँ आया, मेरी मुलाकात शशि कपूर जी से हुई 15 दिनों के अंदर, और एक शूटिंग के दौरान, और जैसे हम आप बैठे हैं वो मुझसे बातें करने लगे और 15 मिनट के बाद उन्होंने मुझे वो फिल्म ऑफर कर दी एज ए हीरो। ये कहाँ सुनने में आया, ये कैसे हुआ, ये अब तक मेरे लिए एक हैरत अंगेज बात है। ये कोई ऊपर वाला करिश्मा कर रहा था, ऊपर से धागे खींच रहा था, वरना कहाँ होता है। इतनी बड़ी हीरोइन उस समय रेखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शुरुआत यहाँ से होगी। और शशि कपूर जी हमारे फिल्म के निर्माता होंगे, गिरीश कर्नाड डायरेक्ट करेंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूज़िक देंगे, लता जी, आशा भोसले हमारी फिल्म में गाना गाएंगे, सुरेश वाडकर का मेरा पहला गाना होगा। ये तमाम चीज़ें तो मैंने सोची नहीं थी। उसका एक इंग्लिश इंटरनेशनल वर्जन होगा, उसके 5-5 प्रीमियर्स होंगे, मुझे राज कपूर जी का आशीर्वाद मिलेगा, दिलीप साहब का। ये एक ख्वाब था और आज भी मुझे ये ख्वाब लगता है कि हुआ कैसे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती हैं, उनको एक मौका नहीं मिलता। मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया तो मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ, और जनता के आगे और सबके आगे। और शशि कपूर जी का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, और रेखा जी का जो उन्होंने काम करने के लिए मेरे साथ एक न्यू कमर की हामी भरी, और गिरीश कर्नाड जी का जिन्होंने मुझे चुना, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे से शहर पटना से आके और फिर बम्बई जैसे शहर में अपनी एक पहचान बनाना, अपनी जगह बनानी, एक बहुत बड़ी बात है। जी सर, बिल्कुल। सर उस समय जब रेखा जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, क्या उस समय वो थोड़ा सा प्रेशर या इंटरमीडिएट वाला जो फैक्टर था वो उस समय था कि यार नहीं, मुझे भरोसा था? ये तो रहता है कि भाई आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाल दी गई ना। शशि जी ने अगर मुझे चुना तो बहुत सोच समझ के और बहुत कुछ खोजबीन करके, और मैं कहाँ से आया, क्या थिएटर करता, गिरीश कर्नाड वगैरह दोनों ने मिलके, अगर मैं कहीं भी उनको निराश कर देता या इफ़ आई हैड लेट देम डाउन कि अरे भाई इनसे तो हो ही नहीं रहा, इनको आपने चुना, तो फिर क्या होता। तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ऊपर से मैं एकदम न्यू कमर, 20-21 साल का था, और रेखा जी बिल्कुल सामने, तो क्या होगा इसका अंजाम अगर कहीं मैं बिफर गया, कहीं मैं ठिठक गया, कहीं मैं थम गया, तो क्या होगा। लेकिन चूंकि मेरा थिएटर का बहुत ही सशक्त एक बैकग्राउंड था, मैंने ईश्वर का नाम लेके कहा कि मेरी लाज रख लेना, और मैं आगे बढ़ा। क्योंकि वो एक पहला शॉट जो होता है ना, उसमें सब कुछ तय हो जाता है। जैसे बैट्समैन आता है, पहले बॉल को जब मारता है ना, फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर आप किसी तरह की भी गेंद फेंकिए वो खेल ले, और पहला बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। उसी तरह से वो पहला शॉट जो मैंने दिया, वो पहला शॉट ही बहुत इतना खूबसूरत था। उस पर तालियां बजी, उस पर लोगों ने
बड़ी हौसला अफजाई की, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर उससे इत्मीनान और कॉन्फिडेंस मिला कि अब मैं ये कर पाऊँगा। रेखा जी ने तारीफ़ की, शशि जी ने, सब लोगों ने। तो इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन वो जैसे आप ये सोचिए कि कोई आदमी सिर्फ गाड़ी चलाता है और उसको आपने किसी बड़े से प्लेन में बिठा दिया और कहा कि अब इसको उड़ा के दिखाओ, जी। तो वो आप सोच सकते हैं कि वो प्लेन गिर भी सकता है, वो ऊपर न जाए, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो सिचुएशन जो है, वो जो जो हालात, जो परिस्थितियां थी, वो बड़ी नाजुक थी उस वक्त, लेकिन वो संभल गई। बिल्कुल, और बखूबी संभली कि उसके बाद आपके इतने प्रोजेक्ट्स भी आए। सर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो और या तो बहुत कठिनाई थी कि लग रहा था कि नहीं मिलेगा बट मिल गया, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? उत्सव के बाद जो तमाम फिल्में मैंने की, और उसके बाद टेलीविज़न पे रिपोर्टर या देख भाई देख, या ऐसे तमाम सारे जो रोल्स मेरे हिस्से में आते गए, वो सब चुनौतीपूर्ण थे। और हाँ, ये है कि हर के लिए एक अलग तरीके की सोच, एक अलग तरीके की मेहनत लगती है, जो मैंने किया। और जो भी मेरे हिस्से में आता चला गया, वो मैं करता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। वाह सर, वाह! इसे कहते हैं जब आप किसी एक्सपीरियंस के साथ बैठते हैं तो हमारे पास एक कलम ज़रूर होनी चाहिए जिससे हम अपनी शायरियाँ या जो आप बोल रहे हो उसे लिख के याद कर जी सकें। जी सर, जी, हाँ। सर वही त्रिदेव की बात करेंगे सर, वो शायद आज भी लोग इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों के बस जहन में बैठी हुई है वो मूवी। आपके लिए कितनी स्पेशल थी? क्या क्या बहुत कुछ स्पेशल, मेमोरी? बहुत स्पेशल। उस समय मुझे याद है जब राजीव राय जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि ये एक जर्नलिस्ट का किरदार है जो बड़ा सच्चा, ईमानदार है और जिसको रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इस सफ़र में आगे निकले हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, और जो भी उनके रास्ते में आता है उनको हटा दिया। वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से लिखा गया था, और लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर किस तरह से उसको मार दिया जाता है, उसके दूध में जहर दिला के, वो लोग अभी भी मुझे याद दिलाते हैं कि वो त्रिदेव का रोल आपको आपको बहुत आपने बहुत बखूबी निभाया था। उसमें एक कठिनाई ये थी कि उस रोल में मैंने इस तरह से उसको रखा था कि वो सिगरेट बहुत पीता है और चेन स्मोकर है। तो अब फिल्मों की शूटिंग ऐसे होती है कि रीटेक्स बहुत होते हैं, जो चलता ही जाता, तो दिन भर में कम से कम 100-150 सिगरेट मुझे पीने पड़ते थे उस रोल के लिए। तो मेरे ख्याल से मेरे फेफड़े सूज गए होंगे सब, वो पी पी के। लेकिन वो उसका जो असर था, वो बहुत खूबसूरत था स्क्रीन पे, और वो एक यादगार भूमिका रही है, लोगों को अब तक याद है। बिल्कुल सर। सर वैसे ही अब काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है शूटिंग का, कह लें, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं लोगों बिल्कुल। के, एक्टर्स के लिए। सर उस समय क्या कुछ होता था जो अब शायद लोगों को मिल कुछ रही भी है? नहीं तो होता था, वहाँ वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को सड़कों पे ही कपड़े चेंज करने पड़ते थे, या किसी के घर जाके दरवाज़ा नॉक करके, सर थोड़ा चेंज करने दीजिए, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, या बाथरूम जाना है, या कुछ खाने को मिलेगा, या कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो हमें मुहैया कराई जाती थी। हम लोग बिल्कुल, मतलब भगवान भरोसे थे। और उस समय ये भी आलम था कि कोई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी। कहानी सुना दी जाती थी, पर स्क्रिप्ट कहाँ, स्क्रिप्ट नहीं है सर, वो बन जाएगी, आप आइए। उसी वक्त उन लोग डायलॉग लिखते थे, और फिर नहीं लिख पाते थे तो आगे क्या, सर बोल लीजिए ना कुछ, आप बोल लेंगे, आप बहुत अच्छा बोल। पर मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि मैं कुछ भी बोल लूँ, ये किरदार है, किरदार क्या कहेगा उस वक्त। अच्छा कुछ करते हैं, फिर बैठ के लिखते थे, हम लोग बोलते थे। तो बड़ी परेशानियां, दिक्कत थी, पर उसमें भी हमने मैनेज किया। फिर 2 दिन की आज शूटिंग हुई, अब तीसरी शूटिंग कब है, तीसरे दिन, सर अभी वो प्रोड्यूसर के पैसे ख़त्म हो गए हैं, अभी ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। और हमने उत्सव से शुरुआत की थी, जहाँ सारा कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड रहता था। बाद के प्रोड्यूसर्स में अब 3 दिन की शूटिंग आज, 4 दिन की शूटिंग 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद तो कैरेक्टर ही भूल जाता था आदमी, क्या किससे शुरुआत किया, कहानी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। लेकिन यही है कि उससे हर ऐसे ये तमाम परिस्थितियों से आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, और आप ये सीखते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, किसी तरह से भी, और नॉट सो कूल हो, आपको अपने आप को उन परिस्थितियों में अडेप्ट करना है। बिल्कुल सर। सर वैसे ही एक अभिनेता की ज़िंदगी में सबसे कठिनाई मुख्य मोड़ जब आता है, जब शायद आपके पास वो प्रोजेक्ट है बट आपके
पास वो रिलेटेबिलिटी नहीं है कि आपको वो फेम का और सक्सेस का इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि अगर शायद आप एक जगह में बैठ रहे हैं अभी के अभिनेता, तो वो शायद मेंटल हेल्थ से भी जूझ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो कि बहुत कठिनाई उस समय भी होता था रिलेटेबल रहने का, फेम आने का, सक्सेस का इतना प्रेशर कि अब जो एक्टर्स के ऊपर रहता है। प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, प्रेशर आप वो किसी भी रोल का, किसी भी किरदार का प्रेशर रहता है, और प्रेशर इस बात का रहता है कि आप उस रोल को निभा पाएंगे कि नहीं, जिस तरह से निर्देशक ने उसकी कल्पना की है उस तरह से कर पाएंगे कि नहीं। तो वो प्रेशर तो तब था, आज तो और भी बारीकी से वो लिखा जाता है, वो रोल के नुआंसेस बहुत वो साफ तरह से लिखे जाते हैं, वो आपके स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है, हर तरह के डायरेक्शंस दिए जाते हैं, सब टेक्स्ट लिखा जाता है वगैरह। तो प्रेशर तो और भी बढ़ गया है अभी। आप पहले के जो किरदार थे वो इतने वेल डिलिनेटेड नहीं थे, मतलब उसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर। आज के जो किरदार हैं, आज के जो डायरेक्टर्स हैं, आज की जो लिखावट है, आज की जो सोच है, वो बिल्कुल ये है कि आपको इसी तरीके से ही करना है और किसी तरीके से नहीं, है ना। तो आदमी को हर तरह के इस तरह के रोल के लिए तैयार रहना है एज एन एक्टर। आपको डायरेक्टर तो हेल्प करेगा ही, पर आपकी अपनी सोच उसमें लगानी बहुत ज़रूरी है। तो उस कैरेक्टर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो गया कि जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है तो उस कैरेक्टर को आप बार बार पढ़ें कि उसमें ऐसा क्या आप करें कि वो बिल्कुल आप और कैरेक्टर एक हो जाए। बिल्कुल सर, उस समय के जो भी एक्टर एक्ट्रेस थे उनमें एक एसेंस होता था, एक कहीं ना कहीं हम कहें वो एक स्लाइटली चेंजेस जो बदल रहे हैं एक्टर्स में, अब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखती है, बट उस समय रेखा जी, सब अमिताभ अलग थे, बड़ी हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज जी थी बिल्कुल। सबके। राजेश खन्ना धर्मेंद्र से अलग, शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन से अलग, विनोद खन्ना अलग, सब अलग थे। अब सब एक ही असेंबली लाइन प्रोडक्शन दिखते हैं, सब एक जैसा मेकअप करते हैं, सबके बाल एक जैसे, सबके कपड़े एक जैसा, सब बोलते एक जैसा है, एक्टिंग एक जैसा करते हैं। ये तो है कि लोग की अपनी शख्सियत वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये अलग अपनी पहचान बनाना वो बहुत ज़रूरी है कि आप बस कि वो वैसा दिख रहा है, वो वैसा दिख रहा है, मुझे भी वैसा दिखना है, तो उसमें आप अपना जो वजूद जो है ना वो कहीं खो जाएगा। सर अब के एक्टर्स में वो एक डराव भी बहुत ज़्यादा है कि शायद मैं इस भीड़ में गुम ना जाऊं। क्या उस समय भी एक्टर्स को रहता था वो डराव कि अरे मेरी पर्सनालिटी अलग है, ऐसा ना हो मैं इससे रिलेट ना कर पाऊं? नहीं, मुझे लगता है कि उस वक्त के जो एक्टर्स थे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और उनको अपने आप पर विश्वास था, अपने हुनर पर विश्वास था। डर तो देखिए, ये डर तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और वो डर इस किस्म का रहता है कि कहीं जो मैंने हासिल किया वो मेरे हाथ से ना निकल जाए, या दूसरा कोई बेहतर आ गया तो मेरा क्या होगा, मेरी जगह कोई ना छीन ले। वो थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी तो रहती है, लेकिन फिर भी एक उन लोगों में मुझे ऐसा लगा कि एक इत्मीनान था और वो कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, पब्लिक एक्सेप्टेंस है, मेरी फिल्में चल रही हैं और मैं इसी तरह से मैं अपनी शख्सियत को बरकरार रखते हुए इसी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। आजकल इनसिक्योरिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद सोशल मीडिया के आने के बाद सबको हर वक्त दिखना है, कुछ ना कुछ रील बनाने हैं, कुछ ना कुछ पेपराजी को कह के अपने आप को फ़ोटो खिंचवाना है या खुद ही बनाना है, डालते रहना है। ये एक्सेसिव इंडल्जेंस हो गया अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार, वो ऑब्सेशन, वो सही नहीं है एक्टर के लिए। बिल्कुल सर, पेपराजी कल्चर जो अभी बूम अप हुआ है, वहीं हमें बीच में जया मैम का एक स्टेटमेंट आया था पेपराजीज को लेके। सर क्या माइंडसेट रहता है आप लोगों का पेपराजीज कल्चर को लेके? नहीं, देखिए, उन लोग जो भी हैं वो बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। सब लोग एक जैसा काम नहीं करते, ये उनका काम है, ये एक कल्चर है। अगर आपको वो कल्चर नहीं पसंद है एज एन एक्टर तो आप उससे दूर रहिए। अगर पर उनको काम करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, और हर काम में एक डिग्निटी ऑफ लेबर होना बहुत ज़रूरी है। काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, काम काम है, चाहे वो लाइटमैन का काम हो, चाहे वो एक डायरेक्टर का काम हो, सिनेमाटोग्राफर का काम हो, एक्टर का काम हो, सबके अपने काम है। तो ये है कि आप उसमें ज़्यादा इंडल्ज ना करें, वो उनका काम है, लेकिन अगर आप उनको बुलाएंगे किसी जगह तो वो आपका फ़ोटो खींचेंगे। तो अगर आप फिर उनको आप एक वक्त के बाद आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, तो आप उनसे परहेज़ कीजिए, आप दूर रहिए, आप कहिए कि आपको नहीं चाहिए। लेकिन ये कल्चर तो अब आ गया है, अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, वो तो रहेगा ही। तो आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है, आप कितना ये सब चाहते हैं और कितना नहीं चाहते।
सर वहीं जर्नलिज्म की बात करती हूँ, जैसे कि पहले जब एक्टर एक्ट्रेस से हम क्वेश्चंस पूछते थे या पहले पीआर सिस्टम नहीं होता था, अब वो खुल के सवालात होते ही नहीं हैं। नहीं होते वो हैं, फिर उनसे वो बताया जाता है भाई जो जर्नलिस्ट आए हैं कि देखिए ये सवाल आप उनसे नहीं कर सकते, ये उनसे नहीं पूछ सकते, ये नहीं बोल सकते। ये तो गलत है, क्योंकि जब आप एक पब्लिक डोमेन में आए हैं, जब आप सार्वजनिक हो चुके हैं, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। आप उन सवालों का, ऐसा कोई सवाल दुनिया में बना नहीं है जिसका जवाब नहीं है। तो कोई भी सवाल किया जाए उसका एक जवाब तो होता है। अच्छा बुरा अब वो जनता को डिसाइड करने दीजिए, पर उसका जवाब तो दें। लेकिन आप किसी जर्नलिस्ट को किसी दायरे में थोड़ी बांध सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते। बहुत ज़्यादा डर गए हैं और उनकी पीआर मशीनरी जो है उनको भटकाती रहती है, गुमराह करती है। उनको नहीं मालूम है कि ऐसा करने से उनकी इमेज पे असर पड़ता है। तो आप जर्नलिस्ट को वो स्वतंत्रता दे दीजिए, वो इंडिपेंडेंस दे दीजिए कि वो जो चाहे पूछे आपसे। और आपको अगर बहुत ऐसे तकलीफ है तो कह दीजिए कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, पर सवाल तो पूछने दीजिए। जी बिल्कुल। आपका कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको याद हो, जिनसे आपने सवाल पूछा हो, जो आप हमेशा चेरिश करते हो कि ये जो आर्टिस्ट थे वो काफ़ी गुमनुमा थे और उनके साथ कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हुई? नहीं, मैंने तो जो भी मुझे बात करते वक्त ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, या ये सवाल अब इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ और उनको कंफर्टेबल फील कराता हूँ। तो वो एक आर्ट है जो सब किसी को सीखनी चाहिए कि अब किसी को बुरा लग रहा है तो फिर उससे कठिन सवाल ना किए जाएं या उससे कोई रूड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी कोई रहता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी सवाल कर ले। और कोई कोई बहुत सेंसिटिव होता है, तो आप इंटरव्यू के दौरान आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं बात। एक एक अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आपको अगर आप मन की दशा पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना आगे जाना है और क्या पूछना है। बिल्कुल सर। जी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आज तक मैंने इतने लोगों से बात किया, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ये कभी किसी ने पलट के नहीं कहा कि इसका जवाब नहीं दूंगा, या ये बड़ा अजीब सा ये सवाल है। सर अब रिलेटेबल होने के लिए सेलेब्स के साथ एक नेगेटिव पीआर भी जुड़ रहा है, कंट्रोवर्सीज जानबूझ के क्रिएट करी जा रही हैं। उस समय इतना रॉ होता था, हमने रेखा मैम का एक इंटरव्यू जो ओजी हम हमेशा देखते हैं जिसमें वो हमेशा खुल के बात करती है, जब चाहे वो अमिताभ सर हो गए, चाहे वो जया मैम हो गई, ऐश्वर्या राय बच्चन, कोई भी, उस समय खुल के बात करी जाती थी। अब कहीं ना कहीं वो दौर है जहाँ शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए भी, रिलेटेबल रहने के लिए भी बात करी जाती है, या नहीं होता तो भी बात करी जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को हर वक्त किसी न किसी वजह से दिखना है। अगर नहीं दिख रहे हैं तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, फिर उस पर बातचीत होगी, फिर इंटरव्यूज होंगे, फिर आप दिखेंगे। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे, कौन क्या कैसे चाह रहा है। मतलब मैं अपने आप को कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फिर न्यूज़ में रहूँ। उससे अच्छा आप न्यूज़ में ना रहें तो बेहतर है। और अगर खबरों में रहना चाहते हैं तो अपने काम के दम पे रहें। ये नहीं कि कौन कैसा है या गॉसिप में आप इंडल्ज करके या कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, वो सही नहीं। सर टीवी के बारे में कुछ बताइए कि टीवी में जब काम करते हैं तो वो एक दायरा, जैसे मैं बहुत सारे टीवी एक्टर्स से बात करती हूँ जो कहते हैं कि जब आप ओटीटी में जाते हो तो आपको वो दायरा दे दिया जाता है, या सिनेमा में जाते हो तो एक दायरा दे दिया जाता है कि आप तो एक टीवी आर्टिस्ट हो, और टीवी की एक्टिंग अलग होती है जहाँ पे लाउड होता है, वोकल नहीं होते, वहाँ पे खुलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ओटीटी में आपको एक चक्र भी होता है ना कि आप टीवी आर्टिस्ट, उसमें बांध दिया जाता है। तो कभी आपने टीवी या सिनेमा में ये फर्क महसूस किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि एक ख़ास तरह के रोल्स जो हैं वो बनते हैं टीवी के लिए, और ज़्यादातर फैमिली ड्रामाज बनते हैं, आपने देखा। और सिनेमा जो है एक खुला मैदान है, उसमें लार्जर देन लाइफ है। और ओटीटी में ये है कि कहीं कोई दायरे से बाहर निकल के भी आप कर सकते हैं। उसमें इस तरह के रोल, इस तरह की स्टोरी, उसमें भाषा का कुछ सख्त प्रयोग भी हो जाता है, वो चल जाता है। तो अलग अलग ये मीडियम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक्टिंग तो एक्टिंग ही है, चाहे आप वहाँ करें, स्टेज पे करें, टीवी पे करें, कहीं भी करें। बस फ़र्क सिर्फ ज़बान का होता है कि टीवी में बोलना बहुत है, बहुत ज़्यादा बोले ही जा रहे हैं, हर कोई बात ही कर रहा है, क्योंकि वो एक छोटे से कमरे में शूटिंग होती है या इधर उधर। सिनेमा थोड़ा सा विस्तार से होता है, बाहर है, आउटडोर्स हैं, इधर हैं, उधर हैं, गाना बजाना, इट्स अ डिफरेंट मीडियम।
और स्टेज अलग है, स्टेज में आप मुखातिब होते हैं, अपने ऑडियंस के सामने बैठी है, जिसमें फिजिकलिटी बहुत है, और आपको आखिरी बेंच पे जो बैठा है, रो पे बैठा है, बैठी है जो दर्शक बैठा है, उस तक पहुंचना है। तो वो उसमें थोड़ा सा जेस्चर्स थोड़े से लाउड हो जाते हैं, और सिनेमा में थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। यही फ़र्क है बस, और तो कोई ज़्यादा फ़र्क मैं देखता नहीं। सर आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो ये कहते हैं कि हम क्योंकि टीवी आर्टिस्ट हैं तो शायद हमें प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिलते मूवीज में, और वो एक नेपोटिज्म का जो टर्म हम बहुत सुनते हैं सिनेमा में। टाइप कास्ट, देखिए टेलीविजन वाले टाइप कास्ट कर दिए जाते हैं अक्सर, जो है बड़े फिल्म वाले जो हैं उनको हिकारत की नज़रों से, ये टीवी वाले हैं, ये फिल्म क्या करेंगे, इनसे कुछ नहीं होगा, टीवी हैं तो आप टीवी ही कीजिए। पर आप देखिए कि बहुत सारे अब टीवी के कलाकार हैं, बल्कि शाहरुख जो हैं टीवी से आए और फिल्मों में गए, और बहुत सारे लोग जो हैं विद्या बालन जैसी कलाकार जो हैं वो भी टीवी से ही गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी से गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टीवी वाले कलाकार जो हैं वो टीवी के हैं, और ये कहना कि तुम टीवी के कलाकार, ये सरासर गलत है, ये अन्याय है उन लोगों पे। मुझे लगता है कि सब लोगों को एक खुली छूट मिलनी चाहिए, एक आज़ादी मिलनी चाहिए काम करने की, और जस्ट बिकॉज वो टीवी पे कर रहे हैं या ओटीटी पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कल होके वो फिल्म के कलाकार नहीं बन सकते। जी सर, अब नेपोटिज्म का दायरा थोड़ा कम हो गया है बॉलीवुड में, या अभी भी उतना ही बरकरार है? देखिए, नेपोटिज्म का अर्थ लोगों ने बहुत गलत लगाया है। जी। नेपोटिज्म का अर्थ आप समझ लीजिए, नेपोटिज्म का अर्थ क्या होता है। नेपोटिज्म जो है वो सिर्फ सरकारी महकमे में होता है। कोई नौकरी निकलती है, कोई ऊपर काम कर रहा है किसी बड़े पद पे, अपने किसी भाई भतीजे को वो नौकरी दिला दे जिसके वो काबिल नहीं है, उसे नेपोटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ, या आप अपने बेटे को या भाई को या बहन को किसी को लॉन्च कर रही हैं, तो वो नेपोटिज्म थोड़ी, वो तो आपका हक है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। अब वो अपनी सारी विरासत उठा के किसी और को तो देगा नहीं, वो अपने बेटे को देगा, तो वो नेपोटिज्म नहीं है, वो तो उसका उत्तराधिकारी है। तो ये नेपोटिज्म का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट जिसने भी उठाया है फिल्मों में कि फलां जो है वो इसी को मौका देते हैं, क्यों नहीं देंगे? वो उनका पैसा जिस एक्टर के पर लगाना चाहें वो लगाएंगे। आप कौन होते हैं कि आप कहें कि न्यू कमर्स को ही आप चांस दीजिए? नहीं देना, मुझे उनको नहीं देना, तो वो उनकी मर्जी, तो वहाँ नेपोटिज्म नहीं है। तो नेपोटिज्म आप सीख लें, जो भी आज आगे इस्तेमाल करें, कि नेपोटिज्म जो शब्द है वो गलत तरीके से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उठाया गया है। नेपोटिज्म सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमों में होता है। जी सर, बिल्कुल जी सर। वहीं पे आपने जज भी किया है कॉमेडी सर्कस, उस समय की कॉमेडी, आई थिंक आपने एक एरा क्रिएट कर दिया, एक आइकन बन गए कि ये कॉमेडी होती है। आपकी कॉमेडी में आपको क्या लगता है कि अब थोड़ी अब फोर्स्ड हो गई है, जी, जबरन हो गई है। पहले थोड़ी सहज थी और करने वाले भी अच्छे थे और कुछ नई सोच थी। अब और कॉमेडी जो है फूहड़ता की तरफ चली गई, अश्लील हो गई, डबल मीनिंग, डबल स्टैंडर्ड वाली एक कॉमेडी हो गई। तो ये जो पतन आया है वो इस वजह से, क्योंकि सोच कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, लोगों ने सोचना बंद कर दिया। जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप कुछ नया इन्वेंट नहीं करेंगे या नया क्रिएट नहीं करेंगे, तो वही है कि फिर आप कहीं थोड़ा यहाँ से चुराएंगे, कुछ वहाँ से चुराएंगे, और उसको गूंथ के आप उसको पेश करेंगे तो उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो कॉमेडी के क्षेत्र में ख़ास तौर पे आप देखें, अगर यूट्यूब में जाएं तो वो गालियों से भरी पड़ी होती है, उसको तो आप सुन ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि गाली देना जो है वो इट्स वेरी कूल। गाली आप दें तो उस दर्शक बढ़ते हैं और वो सुनते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, वो भी गलत है। और इतने दिनों से मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि ऐसा कोई भी शो नहीं आया जिसमें, जैसे पुराने शो आया करते, जब मैं देख भाई देख की बात कर रहा था, या सारा भाई वर्सेस सारा भाई था, और ऐसे बहुत सारे शोज़, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ आए। जी ना, ये एक आता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बहुत कमाल का शो था। तो उसमें भी जो 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 लिखावट थी, जो राइटिंग थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो बहुत कमाल की होती थी। पर अब वो सोच ही कहीं ख़त्म हो गई है। तो एक आसान सा रास्ता वो इख्तियार कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी ये करो, वो करो, इसमें ये डाल दो, वो पंचलाइन डाल दो, हंसाना है हम लोगों को जबरन, इसलिए उसका असर ख़त्म हो गया। अभी के कॉमेडियंस में आपको क्या लगता है कि कौन है जो जिनके असली ऑडियंस है और किसके ऑडियंस के लिए बहुत? देखिए, ऑडियंस तो बुरे लोगों की भी बनती है और अच्छे लोगों की भी बनती है। तो मैं किसी खास व्यक्ति विशेष पे
टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो हैं दिख रहे हैं वो शायद लोगों ने पसंद किए हैं, जो नहीं दिख रहे हैं उनको लोगों ने नापसंद किया है। सब अपना-अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हाल ही में मैं जब आर्टिकल्स पढ़ रही थी सर, तो एक आर्टिकल मैंने कॉमेडी सर्कस पे भी पढ़ा था कि जज को लेके आपको बोला गया था कि राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल जी के बीच में जब विनिंग का कंपटीशन था, तो कहीं ना कहीं आपको बोला गया था कि यार विनर्स के लिस्ट में गलत वो किया। उसको आपने कैसे लिया था सर? अब देखिए, अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो ये कि जब ये शो शुरू होने वाला था तो राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया हम घर आके आपसे कुछ पूछना, मैंने आइए। मैंने कहा है मुझे ये ऑफ़र मिला है लाफ्टर चैलेंज का, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने कहा क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर मैं सेकंड आ गया तो मैंने कहा तो क्या हुआ? कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है। नहीं, मैं इंडस्ट्री में सब बहुत पुराना हूँ, मैं हर जगह परफॉर्म करता हूँ, मेरा एक नाम है। अगर मैं नीचे आ गया स्तर से अपने या सेकंड थर्ड आ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपका काम जनता देख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब कंपटीशन शुरू हुआ तो उस समय जब हमने मार्क्स दिए और रिजल्ट्स आए तो उसमें राजू श्रीवास्तव का नाम न प्रथम में था न द्वितीय, थर्ड था। हमने कहा कि ये क्या हुआ भाई? ये तो हमने तो सोचा था कि राजू जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो फर्स्ट आएगा, लेकिन अब क्या वजह रही और ये तो चैनल को पता होगा क्या कैलकुलेशन कहाँ हुई, तो वो थर्ड आए और बहुत मायूस हो गया था बेचारा। पर आप देखिए कि इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है। जो प्रथम आया उसको लोग भूल गए और सिर्फ लोगों को राजू श्रीवास्तव याद है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका काम बोलता है। जी। तो वहाँ क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ, क्या नामों की हेरा फेरी हुई, मुझे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि बहुत काबिल इंसान था, अब बहुत जल्दी दुनिया चला गया और उसके जैसे बहुत कम कॉमिक एक्टर्स हुए। जी बिल्कुल। सर, वही आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब शुरुआत किया था, आज इतने सालों से आप काम कर रहे हो, इतने बड़े लेजेंड बन गए हो। सर, स्टार्टिंग में जब आपने स्टेप इन किया था, तब आप अभी अगर आपको मौका मिले उस दौर से बात करने का, तो आप दोनों की वार्तालाप क्या होगी सर? देखिए, जर्नी तो कोई भी खूबसूरत होती है और जर्नी में बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम सड़क पे निकलते हैं, अचानक गड्ढे आ जाते हैं, अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया या कुछ भी हो गया, लेकिन जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, जर्नी चलती रहती है। और मैं अगर अपने उस वाले शेखर सुमन से बात करूं तो मैं कहूँगा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम कहीं रुके नहीं और कहीं थमे नहीं और तुमने मेहनत से काम किया और आगे बढ़े और उस मेहनत को जनता ने सराहा, देखा, पहचाना और एक इज़्ज़त दी, मकाम दिया। तो मैं न सिर्फ अपने से बल्कि औरों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बाधाएं हमेशा ज़िंदगी में आता है। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, हिम्मत नहीं हारना है और हौसला नहीं हारना, आगे बढ़ते जाइए और एक न एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल सर, मैं ये भी लिख रही हूँ अपने दिमाग में भी और अपनी डायरी में भी। सर, आपको अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब के ज़माने में कोई शेखर सुमन बन सकता है, तो आप किस एक्टर में अपने आप को देख सकते हैं कि कौन है जो आपकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है? बहुत सारे लोग हैं, सब काबिल लोग हैं, ऐसा नहीं है। और सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ कि मेहनत की बात है, लगातार आप मेहनत करें तो आप कुछ भी बन सकते हैं इस दुनिया में। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं कि आपको किसी व्यक्ति विशेष की तरह बनना है। मुझे लगता है कि आप मेहनत करें और आपने जो एक अपना मकाम तय किया है, जी। आप करते रहें, आप वहाँ पहुँच जाएँगे। अब हम सब बड़े-बड़े कलाकारों को देख के आगे बढ़े, दिलीप साहब थे, अमिताभ बच्चन थे, राजेश खन्ना थे, सबसे देखा, सीखा। उसी तरह आप भी उन लोगों को एक मिसाल बना के, उदाहरण बना के, एग्ज़ाम्पल बना के देखें, सीखें और आगे बढ़ें। सर, अभी अगर आपकी मुलाकात होती होगी सर लोगों से, अमिताभ सर लोगों से, तो क्या क्या कुछ वार्तालाप होती है? क्या आप लोग क्या उस समय की उसको चेरिश करते हैं या अपकमिंग जो फैसिलिटीज़ मिले? अमिताभ सर से अगर वार्तालाप हुई? बच्चन साहब तो खैर बहुत सीनियर हैं, उनसे मैं गुस्ताखी भी नहीं करूँगा बात करने के लिए, लेकिन मुझे याद है कि यदा कदा तो बच्चन साहब से मुलाकात हुई है यहाँ वहाँ, बल्कि मैंने जब फिल्म बनाई थी तो हमारे ट्रेलर लॉन्च के लिए भी आए थे। दिलीप साहब से मुझे मुलाकात याद है और मैं घंटों बैठ के उनसे सिर्फ यही पूछ रहा था कि आप, जैसे आप मुझसे पूछ रही, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका ज़माना कैसा था,
कैसे आप लोग एक्टिंग करते थे, स्टूडियोज में क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं दी जाती थी, किस तरह से आप लोग आउटडोर में शूट करते थे, या इस फिल्म में मुगल आजम का आपको क्या तजुर्बा था, गंगा जमुना आपने कैसे शूट किया। तो तमाम बातें सुन के बहुत अच्छा लगता था कि बहुत ये आसान रास्ता नहीं है, एक्टिंग का रास्ता बहुत मुश्किल है। और इन लोगों ने, हम लोगों को तो फिर भी इतनी फैसिलिटीज़ आजकल दी जाती है, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने क्या क्या क्लासिक्स क्रिएट किया है जो आज तक 60-70 साल के बाद भी लोग याद रखते हैं। सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि अब कास्टिंग फॉलोअर्स देख के हो रही है? अब फॉलोअर्स देख के कास्टिंग हो रही है? ये है, इसमें तो सच्चाई है। कुछ जो मेन एक्टर्स हैं शायद उनकी नहीं, लेकिन जो जो और भी एक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, या जो और छोटे मोटे जो रोल होते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो इंस्टा पे जाके फिर वो देखते हैं किसके कितने फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से। पर वो गलत है, क्योंकि इसके फॉलोअर्स आपके किसी और वजह से हैं, आपकी खूबसूरती की वजह से आपके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो प्रोसेस है अभी ऑडिशनिंग का, ऑडिशन करते हैं, तो वो उसके ज़रिए जाइए तो ही एक कलाकार की पहचान हो सकती है। फॉलोअर से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर। सर एक्टर की पर्सनल लाइफ जब बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, क्योंकि आपने ये सर प्रोफेशन चूज़ किया है जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को भी बाहर उजागर किया बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। उस चीज़ से आप बखूबी एज एन एक्टर कैसे डील करते हो? कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जिसके कारण आपका मेंटल स्टेट खराब होता होगा, या कोई ऐसी चीज़ जिससे देखिए, ये रास्ता तो हमने खुद चुना है, जी तो हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। तो अगर हमारी निजी ज़िंदगी भी पूरे एक सार्वजनिक हो जाती है कभी कभी, या लोगों से गुस्ताखियाँ हो जाती है, आप देखिए बाहर जाएंगे बहुत सारे फैंस आते हैं और कुछ लिबर्टीज़ भी ले लेते हैं आपसे, आपके कमरे में हाथ डाल दिया या गले मिल गए, या इतनी ज़्यादा बातें करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। पर आपको नाराज़ इसलिए नहीं होना है कि आपका पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो उन्हीं पे निर्भर करता है, जनता के प्यार पर। तो अगर आप उनसे रूड होते हैं या गलत व्यवहार करते हैं तो वो सही नहीं है। तो और या निजी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें बाहर निकल के आ जाती हैं, और बाहर इसलिए निकल के आती हैं कि कहीं ना कहीं आप पब्लिकली आपने कुछ किया, कहा, ऐसा कुछ किया होगा जो लोगों की नज़रों में आ गया, तो वो तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देना चाहिए, और पूरी डिग्निटी के साथ आप जो भी अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है उसका जवाब देने की कोशिश करें और सच्चाई बयां करें। सर बिल्कुल। सर वहीं एक जर्नलिस्ट का कपिल शर्मा शो में आगाज़ हुआ था, वहाँ पे बोला गया था कि पॉलिटिशियन का जब आप करते हैं इंटरव्यू तो एक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं कि एक उन्होंने बताया था इंसिडेंट कि वो जा रहे थे और उन्होंने कहा था सर लाइव है, और तुरंत उस चीज़ को लाइव लिया गया था क्योंकि उनके बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे गन वन के साथ। सर आपने कभी पॉलिटिशियन के साथ ऐसा फेस किया कि यार अब मैं पूछ तो लेता हूँ बट शायद इस चीज का थोड़ा दिक्कत हो सकती है कभी? हाँ, ऐसा लगता है पूछने के बाद। बल्कि अभी इसी शेखर टुनाइट में मैंने कुछ पॉलिटिशियन से बात किया जहां मुझे लगा कि शायद पूछ तो लिया पर दिक्कत हो सकती है। और कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू करने के बाद वहां से फ़ोन आता है कि शेखर जी इसको कटवा दीजिएगा, ये ज़्यादा हो गया, या मैंने कह दिया आवेश में, पर मैं चाह रहा हूँ कि इससे मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो काट दिया। ऐसा होता है। तो सर उससे कैसे डील करते हो? लेकिन हमारा नहीं, तो ठीक है, content नहीं, अगर वो चाहते हैं, अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कर देते हैं वो। देखिए, कोई उसको सनसनीखेज बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको आप सेंसेशनलाइज करिए। अगर उसको किसी खास व्यक्ति विशेष को इससे दिक्कत हो रही है तो आप उसकी बात मान लीजिए। जी बिल्कुल जी, अगली बार बुलाएंगे तो आएगा नहीं वो, अगर बात नहीं मानेंगे तो। जर्नलिस्ट ही जर्नलिस्ट की भावना समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ। सर वहीं पे मैं ट्रेलर लॉन्च पे मौजूद थी, जैसे कि मैंने ऑफ कैमरा कहा, मैंने मैम को देखा, मैंने सर को देखा, अध्ययन सर को देखा, इतना आगे बढ़ते हुए। सर कैसा फील होता है जब आप अपने बेटे बहुत को? अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत। देखिए, परिवार जो है आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके दोस्त, यही तो सहारा है। आप कभी कभी नहीं तो कभी कभी इतने मायूस हो जाते हैं, इतने तनहा हो जाते हैं, दिक्कतें आती हैं, कभी फिल्म नहीं चलती है, प्रोजेक्ट नहीं चलता है, उसे डिप्रेशन होता है लोगों का। तो संभालने वाले कौन होते हैं? यही तो लोग होते हैं। और ये एक बहुत प्रेशर वाली इंडस्ट्री है, हर रोज़ प्रेशर है कि हमारा शो चलेगा कि नहीं, हमारी फिल्में चलेंगी कि नहीं, जनता का प्यार उतना ही रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा है, उदाहरण बड़े बड़े हैं कि लोग कहाँ तक पहुँचे ऊंचाई
कि बुलंदियों तक, फिर नीचे गिर गए, फिर गुमनामी में कहीं गायब हो गए, कहीं गुमनाम हो गए, अनाम हो गए। तो उस हिसाब से परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है, एक दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी है। और एक्ट्रेस के लिए ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरे इस सफलता में मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है, जो उन्होंने साथ दिया और जिन भी हालात से मैं गुज़रा उसको समझा और ढाढ़स बंधाया और हर वक्त दुख सुख में साथ खड़ी रहीं। तो मैं इन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपने परिवार में बेटे का भी, पत्नी का भी, दोस्तों का भी। बिल्कुल। सर वहीं पे एक अभिनेता होता है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ने देता है, लेकिन वहीं एक फादर फिगर आ जाता है। अध्ययन हमारे साथ जब वार्तालाप करे थे तो उन्होंने हमें अपने डिप्रेशन के बारे में बताया था, बॉलीवुड बबल से जब वो जुड़े थे तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें उजागर करी थी। सर जब वो फेज़ आता है एक बच्चे को लेके, जब आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, सर परिवार पे क्या बीतती है? आप पर क्या बीती होगी सर उस नहीं, समय? दुख होता है ना बहुत, जी, बच्चे पे जब दुख होगा ज़ाहिर है कि माँ-बाप को भी बहुत दुख होगा। अब उस दुख से उसको कैसे निकाला जाए, ये एक अहम फ़ैसला है और उस वक़्त बहुत केयरफुली जिसको कहते हैं, बहुत एहतियात के साथ उसको समझाना पड़ता है। कई चीज़ें दुनियादारी वाली बातें जो होती हैं कि ये तुम ही नहीं सबके साथ होता है। जी, और ये कब किसके साथ क्या हादसा हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। और चूंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर सफलता जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपका काम है, आपके इख्तियार में सिर्फ मेहनत करना है जी, और उतार चढ़ाव आएंगे और उससे निराश नहीं होना है। निराश हो जाता बच्चा होता है, निराश हो जाता है, मेरी 2 फिल्में नहीं चली, आगे फिल्में नहीं मिल रही हैं, आगे मेरे भविष्य का क्या होगा। ये बहुत और ये जायज़ भी है और ये लाजमी है कि ऐसे सवाल उठेंगे। उस समय माँ बाप जो हैं, हम लोगों को तकलीफ़ तो बहुत होती है और आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कुछ सुनना भी नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते। लेकिन ये है कि अध्ययन समझदार हैं, उनको बताया गया, उन्होंने समझा, जूझे और आज वो इस मकाम पे हैं कि कई सारी चीज़ें जो उन्होंने खड़ी कर दी। फ़िल्म अकेडमी उनकी सोच थी, शेखर टुनाइट उन्होंने किया, ये ट्रेलर लॉन्च उन्होंने किया, एक अपना उनका क्लोथ्स ब्रांड है जो उन्होंने शुरू किया, जो इंटरनेशनली बहुत अच्छा करा, जिसका नाम है डचेस कुमारी, वो किया, ये स्टूडियो पूरा खड़ा किया। तो बहुत हुनर है बच्चे में, म्यूज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टर अच्छा है, एडिटर अच्छा है, एक्टर अच्छा है। तो अब पलट के मैं कहता हूँ, देखो देखो वो एक वक्त था जब तुम उदास थे और अब ये वक्त है जहाँ तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बिल्कुल। उसको हंसते मुस्कुराते अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सर जैसे मैं भी आपसे ये सीख रही हूँ चीज़ें, आप इंडस्ट्री में इतना देखा हुआ है, सब किया। सर एक कोई पॉइंट तो, कोई चीज़ तो आई होगी जब आपको भी लगा होगा यार दिस इज नॉट फेयर और दिस इज नॉट डन विद वो मी। तो वो तो वो एक देखिए चीज़ हर पे कैसे वक्त निकला? लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लगता है कि ये आपका हक था या मुझे मिलना चाहिए था या ये सफलता का वो हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था। वो कभी-कभार नहीं मिलता है आपको। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी तारीफ़ भी बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ रह जाता है जो लगता है मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा कि आपको इसके पहले भी वही लाइन फिर दोहरा रहा हूँ कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। ये आपको ज़िंदगी जो है बहुत समझदारी से जीनी है। अगर हर वक़्त हम इसी बात में उलझे रहेंगे, सफलता, असफलता, दुःख-सुख, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सोचिए कि जो चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं, वो बदा थीं इसलिए हो रही हैं, ये सोचिए कि इससे भी बुरा हो सकता था, ईश्वर ने होने नहीं दिया। तो ये जो हो रहा है, उसको आप समझिए कि यही सही है और उसी को सही मान के आगे बढ़ें। सर थैंक यू सर। बहुत सारी चीज़ें सब सर, वही एक्टर्स अब पॉलिटिशियन भी बन रहे हैं। आपने भी बीच में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी। सर क्या माइंडसेट रहता है कि अगर वो नहीं, तो नहीं, मुझे तो राजनीति में धकेल दिया गया था ज़बरदस्ती, मेरा कोई माइंडसेट नहीं है। मुझे लगता है कि एक एक्टर सिर्फ़ एक्टर होता है, उसको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है यहाँ की दुनिया से। का कोई तालमेल नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। तो जो कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, जो जा रहे हैं। लेकिन ना, ये वो दुनिया हमारी नहीं है और सब दुनिया की अपनी-अपनी ख़ासियत है, सब दुनिया में अपने-अपने तरह के लोग हैं और जिसका काम उसी को साधे, तो जहाँ जो हैं वहीं वहीं रहें तो बेहतर है। जी सर, एक
नाम देती हूँ मैं आपको, हमारे जो लेजेंड है ओजी, जिनका मैं नाम दूंगी, और आप अभी के जो एक्टर्स हैं उनको देख के आप अगर बताना चाहें कि ये बन सकते हैं, इनमें ये थोड़ी बहुत खूबी है उनकी लेगेसी को फॉलो करने का। राजेश खन्ना सर। राजेश खन्ना, रणबीर कपूर, दिलीप कुमार सर। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह जी। रेखा जी। आलिया भट्ट। अमिताभ सर। वो कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं। धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र है, सलमान खान है, मधुबाला जी। मधुबाला। मेरे लिए इस वक्त मुझे लगता है कि उसके करीब बहुत है दीपिका पादुकोण। नरगिस मैम। नरगिस मैम। कुछ एक्ट्रेसेस के नाम बताइए आप, तो मैं बता दूं। नई नई एक्ट्रेसेस जी। श्रद्धा कपूर। कोई भी आप, जैसे कृति सेनन है। कीर्ति। हाँ जी। शम्मी कपूर सर। शम्मी कपूर। जी। शम्मी कपूर भी कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वरुण धवन। बिल्कुल सर, इतने ही नाम थे मेरे पास, बस काफी हैं इतने नाम। हाँ। लेकिन जो भी आपने नाम बताए ना, वो इतने अलहदे नाम हैं, वो कोई जिनकी भी नाम ली वो बन नहीं सकता। वो हमने ऐसे सोच के हिसाब से या सवाल के हिसाब से कह दिया। पर लोग, खुदा ने जो जिनको बनाया है ना, वो बहुत स्पेशल बनाया है। वो एक ही उसका टुकड़ा रहता है, वो कोई वैसा बन नहीं सकता। उसके जैसा हो सकता है थोड़ा बहुत या करीब आ सकता है, वैसा नहीं बन सकता। इसलिए हमने कहा कि कोई अगर कहे कि मैं दिलीप साहब बन जाऊं, कभी नहीं बन सकता। या बच्चन बन जाऊं, तो वो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि आप में जो हुनर भगवान ने दिया है, उसको लेके आप कुछ ऐसा बनिए कि आप अपनी अलग एक छाप छोड़ें। बिल्कुल सर, आपका कोई आइडियल था जब दिलीप साहब। दिलीप सर। बिल्कुल, उनसे बेहतर, उनसे बड़ा न कोई हुआ है, न हो पाएगा। बिल्कुल सर। सर लास्टली मैं आपसे ये जानूंगी कि जब इंडस्ट्री में आप स्टेप इन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आपका पॉजिटिव मंत्रा होना चाहिए लाइफ का। सर आपके लाइफ का पॉजिटिव मंत्रा क्या है? पॉजिटिव वही है, पॉजिटिव मंत्र यही कि जो जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है और विश्वास, उस पे आप अड़े रहिए। उसको कभी नहीं, उसका दामन जिस दिन आपने छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो पॉजिटिविटी की मुझ में वो हुनर है, और मैं मेहनत करते जाऊंगा, और एक दिन वो समय आएगा जब दुनिया कबूल करेगी कि मैं उस लायक हूँ, और मुझे एक्सेप्ट करेगी। ये जब तक आप में हौसला है, वो जब तक वो डिटर्मिनेशन है, जब तक वो दृढ़ता है, जब तक वो मनोबल है, तब तक आप अपने अपने सफ़र में जिसमें निकले हैं, उसमें आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये एक एक सपना लंबी बातचीत। हाँ, एक बहुत लंबी बातचीत। हाँ, हाँ। और ये एक सपना था शायद आपके साथ बैठना। जी, ये बहुत, मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बहुत मूवमेंट बहुत है। बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद सर थैंक यू, बॉलीवुड थैंक यू। बबल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक मैसेज आप अपने फैंस के लिए दे दीजिए। बस फैंस को ये है कि अपना प्यार जो है वो बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा, और अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि जिस मेहनत से हमने शुरुआत की थी और करते आए और करते आ रहे हैं, वही हम करते रहेंगे। और हमारी कोशिश भरपूर यही रहेगी कि जिस तरह हम आपका मनोरंजन करते आए, वैसे ही करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अलग अलग किरदारों में आप हमें पसंद करेंगे, और वही प्यार, जो वही स्नेह जो आप सालों से हमें दे रहे हैं, वो हमें देते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल जो मेरा रह गया। सवाल कभी आखिरी नहीं होता। आखिरी नहीं होता। कभी कोई सवाल आखिरी नहीं हुआ है। हर सवाल के अंदर कई सवाल छिपे हुए हैं। सर आपने इतनी सारी बातचीत करी है इतने सारे लोगों के साथ, कोई ड्रीम गेस्ट लिस्ट जो आपने तैयार करी है जो अभी भी आपको अचीव करना बाकी रह गया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि मैं इतने सारे लोगों को चाहता हूँ, उसमें से उनमें से कौन वो है जो मेरा ड्रीम गेस्ट है।
तो मैं डेफिनेटली बताया कि मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन अफ़सोस अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर कोई होता तो वही मेरे ड्रीम गेस्ट होते। दिलीप साहब से अगर मैं बात कर सकता तो मुझे लगता कि मेरा ये सफ़र जो है ना, वो जर्नी कंप्लीट हो गई। पर अफ़सोस वो हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं, क्या है, एक्टर के पास उसकी ताकत है इमेजिनेशन। मैंने अपने दिमाग में उनका इंटरव्यू कर लिया, वो बैठे हैं और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, उनसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दे रहे हैं। सो स्वीट सर, सो स्वीट सर। एक गेस्ट अगर मैं ऐड करूं, अगर आप मुझे मौका बोले दें बोले। सर, मोदी जी अगर आपका इंटरव्यू में आते हैं सर, क्या वार्तालाप करेंगे आप? क्योंकि वो उनसे बहुत सारी चीजें हैं जानने के आप लिए। वो देखिए, मैं कभी सवाल तैयार करता नहीं, लेकिन डेफिनेटली मोदी जी को मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा, मैं बच्चन साहब को इंटरव्यू करना चाहूँगा, मैं रेखा जी को इंटरव्यू करना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उस समय क्या हालात होंगे, उस समय मेरे दिमाग में कौन सा प्रश्न उठेगा मुझे नहीं मालूम, और बात वहीं से निकलेगी। लेकिन डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू ऑल दिस पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा ही दिलचस्प और मनोरंजक वो इंटरव्यू होगा, जब भी होगा, और इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा। आपने बिल्कुल कह होगा दिया तो सर, होगा भी। बिल्कुल होगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू। नमस्कार, मैं हूं शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड बबल पे।